हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाले चैप्टर के रिवीजन के बारे में। और बात करें भाई सबसे पहले ये कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे लास्ट वाली क्लास में, तो एक क्लास मुझे मिला था उससे पहले कि सर क्वेश्चन करवाइए। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कमेंट में कि सर प्लीज पढ़ा दीजिए, हमारा ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिवीजन आज पढ़ाने के द्वारा खत्म करूं। ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बनाने की विधि की, यानी हेलो एल्केन के बनाने की विधि। तो ध्यान रखना है भाई। हेलो एल्केन के हेलो एल्केन के बनाने की विधि, इसमें बेटा हाइड्रोकार्बन की बहुत सारी रिएक्शन अपने आप आ जाएगी। तो जिन बच्चों को ये लग रहा था कि हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर में क्वेश्चन करवाए हैं, अभिक्रियाएं नहीं करवाई हैं, तो उसकी सारी अभिक्रियाएं इस चैप्टर में आ जाएगी सारी। ठीक है, दोबारा से तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ इस चैप्टर में आएगी, कुछ एल्कोहल फिनोल ईथर वाले में आएगी। तो जरा देखो भाई, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है बनानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, पहला होगा एल्केन से। एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन का निर्माण। ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा CH4, ठीक है, CH4, अगर हम बात करें यहाँ पर Cl2, ठीक है। आप लोग जानते होंगे इस अभिक्रिया को आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी पैराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में कराया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसको एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस मतलब इसको अधिकता में लेते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3Cl और प्लस के HCl। ठीक है, दूसरा क्या होगा बेटा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर CH4 है और मैंने Cl2, इसको मैंने एक्सेस में लिया हुआ है। क्या लिया है बेटा? एक्सेस मतलब अधिकता में लिया हुआ है। और फिर मैं ये अभिक्रिया करवाता हूं, तो ये अभिक्रिया तब तक होगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन इस कार्बन से हट ना जाए। यानी हर बार एक HCl बाहर निकलेगा, यहां पर CH3Cl बनेगा, फिर अगली बार Cl2 का एक और अणु आएगा, तो फिर HCl फिर निकलेगा और आपके पास CH2Cl2 ये बनेगा। अगली बार Cl2 फिर आएगा, HCl बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 बनेगा, फिर Cl2 आएगा और फिर HCl जो होगा बेटा वो बाहर निकलेगा और यहाँ पर CCl4 बन जाएगा। तो यह अभिक्रिया बेटा अलग अलग तरीके से है कि अगर आप मीथेन को एक्सेस में लेते हो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल क्लोराइड मेजर, और अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में लेते हो तो हमें एक मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें मोनोक्लोराइड, डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड चारों प्रकार के आपके पास मिक्सचर होंगे। अब जरा एक और चीज ध्यान समझिएगा, इस रिएक्शन की जो क्रिया विधि है उसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि उसके आधार पर कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हेलोजिनेशन करते हैं हम लोग एल्केन का, तो वह किस क्रिया विधि को फॉलो करती है। ठीक है, ठीक है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है और इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि यह क्रिया विधि तीन पदों में होती है। ठीक है, यह क्रिया विधि 3 पदों में होती है। और बेटा कुछ जो है, तो मैं कुछ शब्द हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूंगा, तो उसको ना आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहला है प्रारंभिक पद, जिसको हम इनिशिएशन स्टेप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरीन का अणु है, ठीक है, जो क्लोरीन का अणु है ClCl, उस पर सनलाइट गिरती है, पैराबैंगनी किरणें, और क्लोरीन रेडिकल बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरा पद जो होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपागेशन स्टेप। क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन स्टेप। इसमें क्या होता है बेटा कि हमारे पास मीथेन का एक यौगिक आएगा और भाई क्लोराइड जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा और एक नया रेडिकल बन जाएगा, यानी रेडिकल का मतलब मूलक, और HCl बन जाएगा। और फिर तीसरा जो पद होता है बेटा, वो तीसरा पद होगा हमारे पास क्या? टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, यानी अब क्या करना है आपको, दो हाँ, दो हमारे पास जो Cl है और CH3 है,
उनको आपको ऐड करना है। तो CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और CH3Cl ये बन सकता है। अब यहां पर मैं एक और छोटी सी बात बताता हूं बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना एक बात। क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। ठीक है, क्या है भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, मतलब जिस पर रेट डिपेंड करता हो। तो बेटा ध्यान रखना कि जो प्रोपगेशन स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और आप लोग जानते होंगे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो सबसे स्लो चलता है, मतलब सबसे धीरे धीरे चलता है। तो इसको हम कहेंगे भाई सबसे स्लोवेस्ट पद। ठीक है, इस वाले को प्रोपगेशन स्टेप को। और आगे देखो भाई और क्या नोट पॉइंट है। यह अभिक्रिया मूलक मुक्त मूलक विस्थापित प्रकार की अभिक्रिया है, प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखो भाई आगे कहानी, इसके अंदर क्या क्या है। इसके आगे क्या क्या है बेटा, इसके आगे दूसरा पद जो आएगा हमारे पास, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई जो हेलोजिनेशन एल्केन का होता है उसमें हेलोजन की क्रियाविधि का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई एल्केन के हेलोजिनीकरण में हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम। तो ध्यान रखना है बेटा, अगर हम क्रियाशीलता की बात करेंगे, ठीक है, क्रियाशीलता की बात करेंगे तो हम कहेंगे F2 जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर Cl2 है, और फिर बेटा जी आपके पास Br2 है, और फिर हमारे पास आयोडाइनेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब जरा मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों। यहां पर जो सिंपल प्रोडक्ट मतलब मीथेन था, ठीक है, और आपको मोनोक्लोरिनेशन करते हुए ये बताना है कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। ध्यान रखना है बेटा, मोनो हेलोजिनेशन मोनो हेलोजिन हेलोजिनीकरण में मुख्य उत्पाद की पहचान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेजर माइनर। और जैसे मान लीजिएगा अगर मेरे पास ये अभिक्रिया है, प्रथम अभिक्रिया कि मैंने मीथेन लिया और क्लोरीन लिया, तो यहां पर तो एक ही कार्बन है तो उसी पर लगेगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास बेटा, अगर हमारे पास इथेन है तो इथेन में भी एक ही प्रकार के कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। तो चाहे आप Br2 ले लो चाहे आप Cl2 ले लो, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा CH3 और CH2 और Cl। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया है हमारे पास CH3 CH2 और CH3, और यहां पर आप Cl2 कर रहे हो इसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, और फिर आप लोग क्या कर रहे हो भाई, यहां पर इस वाली एल्केन के पास दो प्रकार के हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है 6, और यहां पर जो बीच वाला है 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनाना है तो CH3 CH2 CH2Cl ये बन सकता है, और दूसरा हमारे पास CH3 CH Cl और CH3 ये बन सकता है। अब बात ये आती है कि भाई इन दोनों में मेजर कौन है और माइनर कौन है, इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि करनी होती है हमें। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं बेटा, ठीक है, आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताना चाहता हूं। क्लोरीनेशन करते हुए
ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन की मैं क्रियाशीलता बताता हूं, ठीक है, अलग अलग होती है। और फिर यहां पर जितने भी नंबर होंगे उनकी गुणा करके देखना है, और जिसका मान अधिकतम होगा उसको मेजर कहना है। जैसे अगर मैं क्लोरीनेशन करता हूं, ठीक है भाई, फॉर क्लोरीनेशन, तो हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन अनुपात 2 डिग्री हाइड्रोजन अनुपात 3 डिग्री हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता होती है वो होती है 1:3.8:5, ठीक है, 3:5। और बेटा अगर मैं ब्रोमिनेशन करता, फॉर ब्रोमिनेशन करता, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन अनुपात 2 डिग्री हाइड्रोजन अनुपात 3 डिग्री हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता का क्रम होता वो कुछ ऐसा होता बेटा, 1:83:1600, ठीक है। तो ये जरूर मान रखना है आपको। तो हमने क्या करा है भाई, हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला डेटा हमारे काम का है। आप चेक करो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने थे, तो यहां पर 3 और 3 6 हाइड्रोजन थे बेटा। जितने भी नंबर आएंगे उसको जो भी अनुपात दे रखा होगा नीचे इसके जो संगत होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 ही कम 6 आया, तो 1 डिग्री को अगर रिप्लेस करोगे तो आंसर आया 6, ठीक है। और यहां पर 2 डिग्री है बेटा, 2 डिग्री में 2 डिग्री के कितने हो गए, 2 हैं, इसकी मल्टीप्लाई 3.8 से करोगे तो गुणा करके कितना आएगा 7.6, तो इसके लिए मान आएगा मान लो 6 और इसके लिए मान आया 7.6। तो जिसका मान ज्यादा होगा वो हमारे पास मुख्य उत्पाद होगा, तो इसको हम क्या कह देंगे बेटा, ये हमारे पास मेजर है और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, माइनर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मेरे पास CH3 C और CH3 H और यहां पर CH3 है और मैं यहां पर क्लोरीनेशन करता हूं किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, यानी अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में, तो मेरे पास देखो दो तरह के हाइड्रोजन है, प्राइमरी है और 3 डिग्री है, और मैं क्लोरीनीकरण कर रहा हूं। तो जब मैं क्लोरीनीकरण करूंगा तो मुझे पता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन अनुपात 2 डिग्री हाइड्रोजन अनुपात 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो क्रियाशीलता का अनुपात होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा 1:3.8:5, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, सबसे पहले समझना, दोनों तरह के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिख दिया, CH3 CH और यहां पर CH3 और इधर CH2Cl। इस बार मैंने प्राइमरी को हटाया और यहां पर दूसरी बार में क्या कर दिया, CH3 CH3, अब मैंने 3 डिग्री इसको हटा दिया, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा बहुत ध्यान से यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या काम करा दोस्तों कि इसके 9 थे हमारे पास, 1 डिग्री वाले कितने थे, 9 थे, 3 3 6 3 9 की मल्टीप्लाई इससे करी तो इसके लिए मान कितना आ गया 9। फिर देखो 3 डिग्री वाला कितना था 1, 3 डिग्री की मल्टीप्लाई जब इसके नीचे करोगे 5 तो 1 की मल्टीप्लाई 5, इसके नंबर से इसके अनुपात की मल्टीप्लाई करनी है तो इसके लिए मान आएगा 5। इन दोनों में से जिसकी गुणा अधिकतम होगी वो मुख्य उत्पाद होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसी चीज में अगर मेरे पास सेम रिएक्टेंट होता, ठीक है, मेरे पास सेम रिएक्टेंट होता दोस्तों, CH3 CH और यहां पर CH3 और यहां पर बेटा जी CH3, और यहां पर मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने ब्रोमिनेशन कर दिया दोस्तों। तो जब मैं ब्रोमिनेशन करूंगा वही सनलाइट की उपस्थिति में, तो इस बार मेरे पास 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 C CH3 और H और बेटा CH2 और Br, और दूसरा मेरे पास होगा CH3 C CH3 और इधर CH3 और इधर Br। तो मुझे चेक करना है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। मुझे पता है कि ब्रोमिनीकरण करने के लिए 1 डिग्री हाइड्रोजन अनुपात 2 डिग्री हाइड्रोजन अनुपात 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो क्रियाशीलता का अनुपात होता है वो 1:83 अनुपात 1600 होता है। तो बेटा 9 हमारे पास क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, उसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इसके लिए मान आएगा 9। लेकिन हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन एक ही है पर उसकी मल्टीप्लाई जब 1600 से करोगे तो 1600 यहां पर लिख देना। अब 1600 एक बड़ा मान है ना, तो जिसका बड़ा मान होता है वही हमारे पास मुख्य उत्पाद यानी मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो हमारे पास जिसके लिए छोटा होगा वो हमारे पास माइनर हो जाएगा। तो ये हमने क्या करा बेटा जी, यह हमने
हेलोजन से आपको हाइड्रोकार्बन से या कह लो आप एल्केन से आपको मैंने एल्काइल हैलाइड बनाना सिखाया। अब दूसरी अभिक्रिया क्या है बेटा, एल्कीन से, ठीक है। तो दूसरा देखो भाई, दूसरी अभिक्रिया है एल्कीन का हेलोजिनीकरण। हेलोजिनीकरण, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं बेटा। हेलोजिनीकरण, इसमें एल्कीन के हेलोजिनीकरण में आप एल्कीन का हेलोजिनीकरण एक तरफ से कर सकते हो। मतलब यहां पर पहली चीज, एल्कीन का हेलोजिनीकरण, हेलोजीकरण, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक, योगात्मक क्रियाविधि का अनुकरण करता है, अनुकरण करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, कोई आपको जरूरत नहीं है कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ बनाने की, वैसे तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, इस अभिक्रिया में नॉन क्लासिकल धनायन बनता है, और नॉन क्लासिकल कार्बोधनायन एक इंटरमीडिएट की भांति बनता है, इंटरमीडिएट की भांति बनता है, जिसमें जिसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है, जिसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। है बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। अब इसमें एक और पॉइंट समझना बेटा जी, एल्कीन में हेलोजन का एडिशन, हेलोजन का योग, ठीक है, एंटी एंटी मैनर से होगा। एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड से होगा, ठीक है भाई, ठीक है, अपोजिट साइड से होगा। तो ये अभिक्रिया अब आपको देखने, फिर मैं इसको और बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अगर मेरे पास मान लो ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने क्लोरीन ले रखा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये पाई बॉन्ड तोड़ना है। क्या करना है बेटा जी, ये पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर ऐसे लगा देना। एंटी मैंने इसलिए बोला अपोजिट साइड से लगते हैं, तो यहां पर क्या होगा बेटा, CH2 और CH2, ठीक है। तो हमारे पास जो उत्पाद है वो ये बन गया। मान लीजिए अगर हमारे पास दूसरी अभिक्रिया हो गई है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर हमने क्या लिख दिया बेटा, CH3 लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। तो यहां पर क्या होगा भाई, पाई बॉन्ड टूटेगा, और सॉरी यहां पर मैंने Br2 ले लिया, तो क्या होगा, एक Br इधर गया और एक Br इधर गया, ऐसे बन सकता है। एक काम करेंगे, इसको एक मिनट, इसको प्रोपीन लिखते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने यहां पर क्या लिख दिया बेटा, Br2। तो आप लोग क्या करोगे भाई, यहां पर आपके पास CH3 C और एक तरफ Br इधर चला जाएगा H, और इधर CH2, एक Br मान लो आपके पास इधर चला गया। अब आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो समझनी है इसमें, अगर मेरे पास इस तरह की एल्कीन होती CH3
C डबल बॉन्ड और इधर मैंने H और C इधर बॉन्ड CH3 और H। सर ने आप लोगों को इस रिएक्शन में समझाया होगा, ठीक है, कि ये सिस है, ये जो भी एल्कीन है सिस है और आपका एडिशन क्या है एंटी। तो बेटा वहां पर एक नियम लगता है जिसको कहते हैं हम बिल्ली नियम, कैट नियम, ठीक है। कैट नियम का मतलब होता है कि यदि एल्कीन हमारे पास सिस है, एडिशन अगर हम एंटी करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास 3O बनता है। और 3O का अर्थ होता है कि दोनों के दोनों जो हेलोजन्स हैं, दोनों के दोनों जो हेलोजन है, जो लगने वाले ग्रुप है, वो अपोजिट साइड में जाएंगे। यानी इधर अगर हमारे पास कोई गधा लगा हुआ है तो इधर दूसरा गधा इधर लगेगा बेटा, ठीक है। इसको हम 3O कहते हैं। और एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? एरिथ्रो कि दोनों गधे यानी दोनों ग्रुप एक साइड लगे हों, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग एरिथ्रो टाइप का प्रोडक्ट और इसको बोलेंगे हम 3O टाइप का प्रोडक्ट। ध्यान से समझना भाई ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या है रूल के हिसाब से, CAT कैट, एल्कीन सिस है, ये बात क्लियर है। एडिशन एंटी है, पहले ही बोल दिया था। प्रोडक्ट 3O बनेगा, अर्थात इधर दोनों गधे अपोजिट साइड में जाएंगे, यानी दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में जाएंगे। तो यहां पर जो मुख्य उत्पाद होगा वो क्या होगा बेटा, CH3 और यहां पर CH3, इधर Cl, इधर Cl, इधर H और इधर H। इस तरीके से हमारे पास ये उत्पाद हो जाएगा। कोई तुमसे पूछे कितने उत्पाद बने, कोई तुमसे पूछे कितने उत्पाद बने, तो तुम्हें लग रहा होगा एक, एक नहीं बेटा 2 होंगे। क्यों? ये हमारे पास प्रकाश सक्रिय है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है, प्रकाश सक्रिय है। तो पक्की बात है कि अगर ये बन सकता है तो एक इसका बेटा जी मिरर इमेज भी तो बन सकता है। मिरर इमेज का मतलब हुआ जो इसका शीशे वाला प्रतिबिंब, CH3 CH3, आप ऐसे भी कर सकते हो कि Cl इधर लिख दिया, Cl इधर लिख दिया, H इधर लिख दिया, H इधर लिख दिया, तो इसका ऐसा बन सकता है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल जो मिश्रण होगा, ओवरऑल मिश्रण होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, या कह सकते हैं प्रकाश असक्रिय होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो ऐसा मिश्रण जिसमें इनैंशोमर का जोड़ा 50-50% हो उसको रेशमिक मिश्रण कहते हैं, और रेशमिक मिश्रण जो होता है वो प्रकाश क्या होता है, असक्रिय होता है। ये तो हो गई एक रिएक्शन बेटा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, अलग अलग यौगिक की बात करेंगे, तो हमारे पास प्रकाश सक्रिय होंगे। अब देखो भाई इसके बारे में, चौथी रिएक्शन क्या है। अगर मेरे पास इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड C और यहां पर मेरे पास H है, और यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा जी, CH3, और इधर मेरे पास क्या लिखा हुआ है H, और मैंने यहां पर ले रखा है Cl2 और मुझे प्रोडक्ट बनाना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कैट नियम के अनुसार कि अगर, कैट नियम क्या कहता है कि अगर एल्कीन सिस है, एडिशन एंटी है, तो प्रोडक्ट 3O बनना चाहिए। पर यहां पर मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वाली क्लास में जब मैंने हाइड्रोकार्बन वगैरह पढ़ाए थे आपको, तो वहां पर कहा था कि एडिशन एंटी है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में से अगर कोई एक भी चेंज करोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या काम करा, सिस की जगह पर एल्कीन कैसी ले ली, ट्रांस, एडिशन तो हमने एंटी ही रखा, तो प्रोडक्ट भी जो 3O है उससे हम एरिथ्रो पे पहुंच जाएंगे, एरिथ्रो। और एरिथ्रो क्या होता है बेटा कि दोनों क्लोरीन एक साथ लगेंगे, एक साइड लगेंगे, तो यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा, Cl और Cl, इधर हमारे पास CH3 और इधर हमारे पास CH3, इधर H और इधर H। आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा यौगिक है जिसके अंदर 2 कायरल सेंटर है, पर इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, अर्थात ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा। तो बेटा अगर इसके अंदर आपको हाई लेवल का क्वेश्चन बना दिया, मान लो है ना कि भाई इसमें प्रकाश सक्रियता वगैरह ऐड कर दी, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लोगे। अब भाई हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि भाई एल्कीन से डायरेक्ट हेलोजिनेशन कैसा करना करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं भाई तीसरे प्रकार की अभिक्रिया। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया में क्या होगा, एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की HX टाइप के, HX टाइप के या अम्लों के साथ अभिक्रिया के साथ ठीक है। आप लोग जानते हैं जब भी एल्कीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रिया देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो मैं नोट में छोटे पॉइंट में लिख रहा हूं बेटा, थोड़ा सा जो काम काम की बातें हैं वो क्या है, एल्कीन, एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन अभिक्रिया देते हैं, अभिक्रिया देते हैं, ध्यान रखना बेटा। दूसरी चीज, और इस अभिक्रिया में ध्यान रखना बेटा, इस अभिक्रिया में कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोधनायन मतलब, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को ना ये बात पता होती है कि ये तो मार्कोनिकोव नियम को फॉलो करती है, और दूसरी जो परोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकोव, आधे बच्चों को बस वो आधा ज्ञान होता है। तो मैं जो बात बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों को मेजर प्रोडक्ट बनाना है किसके अकॉर्डिंग, स्टेबल कार्बोकटायन के अकॉर्डिंग। मैकेनिज्म को फॉलो करोगे, यहां पर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव को ध्यान में नहीं रखना बेटा, इलाज कर दूंगा नहीं तो तुम्हारा फिर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये, यहां पर ध्यान रखना है नोट पॉइंट का, मेजर प्रोडक्ट यानी मेजर मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा बेटा, ये स्थायी कार्बोधनायन के द्वारा बनाना है, ठीक है। अब जरा देखो भाई, कोई भी अभिक्रिया हो, जैसे मैंने पहली अभिक्रिया आप लोगों को दी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आपके पास क्या लिखा है मैंने, HCl, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात यह है कि मैकेनिज्म को फॉलो करना है। आप लोग जानते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एसिड का H+ आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रिया देती है एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रिया का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल पहले अभिक्रिया करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल H और Cl में कौन है, H+ और Cl- तो न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। तो H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सीधी बात है इलेक्ट्रॉन की कीमत यही जानता होगा। H+ जैसे यहां पर आएगा तो आपके पास CH3 CH2 ये कार्बोधनायन बनेगा। यहां पर बनते ही सोचना है कि क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है, तो आप कहोगे नहीं सर यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ये प्राइमरी है, इधर से अगर रीअरेंजमेंट करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, तब भी ये क्या रहेगा, प्राइमरी ही रहेगा। तो जब यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती तो दूसरे पद में आपको क्या करना है बेटा, न्यूक्लियोफाइल को लेके आना है Cl-, और जहां पर कार्बोकटायन बन रहा होगा उसी पर अटैक कर देना। तो यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और Cl, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया बस एक ही टाइप का। दूसरी अभिक्रिया देखिए बेटा, दूसरी अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, कि अगर मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं HBr के साथ, तो ध्यान से देखना बेटा, पहले स्टेप में क्या हो सकता है, ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा कि H+ आएगा, ठीक है। H+ अगर CH3 CH और CH3 इधर चला गया तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहां पर हो गया, ठीक है। और यदि दूसरा क्या हो सकता है भाई, अगर इधर चला गया तो एक हमारे पास ये भी बन सकता है CH2 पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आप लोग जानते हैं इन दोनों में से स्टेबल कौन है, ये 2 डिग्री वाला, और ये तो बाद में रीअरेंजमेंट होगा तब भी 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि जो स्टेबल कार्बोकटायन है आपको वो बनाना है, ठीक है, स्टेबल कार्बोकटायन है वो बनाना है पहले नंबर पे ही। फिर ये चेक करो कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, आप कहोगे नहीं सर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, Br- लेके आओगे, यहीं पर चिपका दोगे, तो आपके पास जो मुख्य उत्पाद होगा बेटा वो ये बन जाएगा, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और आगे सर, अब देखो भाई तीसरी अभिक्रिया को, तीसरी अभिक्रिया में कुछ कहानी अलग है, CH3 CH और इधर हमारे पास CH3 है, इधर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 है, और मैंने यहां पर ले रखा है HCl। तो मैं बता रहा हूं जिन बच्चों को जानकारी नहीं होती, जो बच्चे थोड़े कम पढ़े होते हैं या उनको डिटेल में नहीं पता होता, उनको ये याद रहता है कि यहां पर मार्कोनिकोव रूल लगा दिया जाए, और मार्कोनिकोव रूल लगा दिया जाए और यहां पर ऐसे करके ABCD 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ए ऑप्शन में दे रखा होगा क्या प्रोडक्ट, CH3 CH और CH3, ठीक है, और CH Cl और CH3। और मैं बता रहा हूं ये ऑप्शन आपको दिखेगा, ये ऑप्शन के बारे में आप सोचोगे, बट वहां पर जब घर आके चेक करोगे तो सब कुछ बढ़िया लगेगा,
ठीक है, बहुत सारी आंसर की मैच करोगे तब भी बढ़िया लगेगा, बट जब मेन रिजल्ट आएगा आपका जेई मेंस का, उस टाइम पर आपके यहाँ पर -1 मिलेगा, ना कि 4 नंबर। क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि भाई Cl- तो उस डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे जाना चाहिए जहां पर कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, मार्कोनिकॉव नियम लगता है, वो रटा हुआ है। आप लोगों को क्या करोगे बेटा, पहला H+ दोगे, कार्बोकटाइन बनाओगे स्टेबल, तो भाई पहले हमारे पास क्या होगा CH, ठीक है, और यहां पर H और यहां पर CH3, ये कार्बोकटाइन बना 2 डिग्री। अब ध्यान से देखो कि क्या यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकती है बेटा, सर ने आप लोगों को रीअरेंजमेंट वगैरह जीओसी वगैरह पढ़ाई होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दूं, हाइड्राइड इधर शिफ्ट कर दूं, तो कार्बोधनायन ये बनेगा। तो हमारे पास CH3 C और CH3 और यहां पर CH2 और यहां पर CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये स्टेबल कार्बोकटायन है, उस 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, 3 डिग्री वाला। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे बेटा, अगले स्टेप में आप Cl- लाओगे और यहां पर अटैक कर दोगे, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, CH3 CCH3, ठीक है, यहां पर Cl और यहां पर CH2 और यहां पर CH3। तो हमारे पास मुख्य उत्पाद यानी मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, ना कि कोई दूसरा वाला। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप कह रहे हो हाँ सर अब हमें थोड़ी सी ये बात समझ में आने लगी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो भाई आगे कहानी में, आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, करने की कोशिश करना आप लोग। आपको रिंग एक्सपेंशन वगैरह आता होगा कि भाई ये हमारे पास एक 4 मेंबर की रिंग है, यहां पर डबल बॉन्ड है, आप इसमें रिएक्शन करोगे HCl के साथ। ध्यान रखना है पहले कार्बोधनायन बनाना, फिर रिंग को एक्सपेंड करके देखना, 5 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी ये, क्योंकि सर ने आपको रिंग एक्सपेंशन समझाया होगा जीओसी में। फिर ऐसे ही 5 मेंबर की रिंग होगी, ठीक है, 5 मेंबर की रिंग होगी, तो 5 मेंबर की रिंग में आप ऐसे ही HBr का एडिशन करोगे। और बेटा 6 मेंबर की रिंग का एक्सपेंशन नहीं करते, आपको याद होगा, सीधा रीअरेंजमेंट करना यहां पर, ठीक है, पहले कार्बोधनायन यहां बनाना, फिर इसको रीअरेंज करके इधर ले आना, तो यहां पर भी HBr के साथ अभिक्रिया। तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है अगर आपके पास है तो, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन के 3 अब क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोग देखोगे कि आपके एग्जाम में आते हैं। आगे की कहानी पर बढ़ता हूं बेटा मैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एल्कीन में HBr का एडिशन करना है, एल्कीन में HBr का एडिशन करना है, वो भी कब, जब पेरोक्साइड दे रखा हो, ध्यान रखना है बेटा। एल्कीन में HBr का एडिशन, एल्कीन में HBr का एडिशन, वो भी पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। अब यहां पर नोट पॉइंट ध्यान रखना बेटा, नोट पॉइंट ध्यान रखना। ओहो एक चीज मैं भूल गया बेटा यहां पर, सॉरी माफी चाहूंगा, यहां पर मैंने को एक चीज और बतानी थी एल्कीन के हाइड्रो हेलोजिनेशन में, हाइड्रो मतलब हाइड्रो हेलोजिनीकरण में, ठीक है, एच एक्स टाइप के अम्लों की क्रियाशीलता, अम्लों की क्रियाशीलता, ठीक है, वो क्या होगी बेटा, जो अम्ल ज्यादा स्ट्रोंग होगा जल्दी से कार्बोधनायन बनाएगा वो होगा मेजर। HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है जल्दी से देगा बेटा H+, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा, और HF जो होगा वो सबसे दुर्बल अम्ल होता है, आसानी से H+ नहीं देगा, तो कार्बोधनायन भी आसानी से नहीं बनेगा। खैर अब बात करते हैं एल्कीन की, किसके साथ अभिक्रिया करें, HBr का एडिशन पेरोक्साइड की उपस्थिति में। नोट पॉइंट देखना बेटा, मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार बनेगा पहली चीज, ठीक है।
दूसरी बात, यदि अम्ल HBr के स्थान पर HBr के स्थान पर HCl, HF या HI हो या HBr हो परंतु पेरोक्साइड न हो, तब भी पेरोक्साइड न हो तब भी क्या होगा बेटा? तब भी एंटी मार्कोव नियम नहीं लगाना है। ठीक है भाई, बात यह है कि एंटी मार्कोनिकोव नियम सिर्फ तब लगेगा जब HBr हो और पेरोक्साइड हो। अगर HBr है पेरोक्साइड नहीं, या फिर HBr के स्थान पर इनमें से कोई है और पेरोक्साइड भी दे रखा है, तो आपका एंटी मार्कोनिकोव नियम नहीं लगेगा और मुख्य उत्पाद कार्बोधनायन, मुख्य उत्पाद स्टेबल कार्बोधनायन के अनुसार बनेगा। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना बेटा, एक छोटी सी बात। ठीक है, यहां पर छोटी सी बात समझना कि मैं कुछ रिएक्शन करवा के दिखाऊंगा, फिर उसके आधार पर बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस मैंने HBr लिया और यहां पर लिखा होगा क्या बेटा जी? पर ऑक्साइड। तो यहां पर HBr भी है और पेरोक्साइड भी है, तो आपको क्या लगाना है? एंटी मार्कोनिकोव नियम लगाना है। और एंटी मार्कोनिकोव नियम में कहता है कि भाई नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, यानी यहां पर। तो हमारे पास मुख्य उत्पाद होगा CH3 CH2 और Br। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पर क्या हो गया हमारे पास? ये मेजर प्रोडक्ट। आगे देखो, अगर यहीं पर हमारे पास ये होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर HCl होता, और आप लोगों ने यहां पर भले ही पेरोक्साइड ले रखा हो, तो ध्यान रखना ये एंटी मार्कोनिकोव नियम का पालन नहीं करेगा। आपको सीधी सीधी बात है, जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था वही करना है कि सबसे पहले H+ आएगा, तो CH3 CH और CH3 पहले स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। फिर ये चेक करना है कि उसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है कि नहीं। अब ये 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बोधनायन है, तो इसमें रीअरेंजमेंट अभी पॉसिबल है नहीं। तो आप लोग क्या करोगे? Cl- को लेके आओगे, यहां पर जोड़ दोगे, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH और CH3 और Cl। इस तरह के जो है बेटा आपके पास, मतलब इस तरह के जो है क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन और आता है, आपको ये पहचानना होता है बेटा कि वह कौन सी एल्कीन है जो मार्कोनिकोव व एंटी मार्कोनिकोव दोनों नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो जरा नोट पॉइंट में समझना बेटा, इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। वह एल्कीन जो मार्कोनिकोव व प्रति मार्कोनिकोव नियम का पालन नहीं करती। ध्यान रखना बेटा, जिसके डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन दोनों के दोनों, सॉरी डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों के दोनों सेम हाइड्रोजन रखते हो। तो आप जरा ध्यान से देखो बेटा,
यहां पर हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे कौन से हाइड्रोजन, कहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है कहां पर कम है। सेम यहां पर भी और सेम यहां पर भी। तो ऐसी एल्कीन जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, सेम हाइड्रोजन रखते हो, वहां पर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों ही नियम नहीं लगते, कुछ भी बना दो बात चल जाएगी, मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट बनेंगे। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। अब हमें क्या काम करना है भाई जिस तरह से आपने एल्कीन से बनाया, ठीक है, जिस तरीके से आपने एल्कीन से बना लिया, अब आपको बनाना है किससे बेटा जी, अल्कोहल से बनाना है, ठीक है। एल्कीन से बना लिया, अब हमें अल्कोहल से बनाना है, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अल्कोहल वाली करनी है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई अल्कोहल से किसका करोगे भाई, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का निर्माण, ठीक है। और यह अभिक्रिया आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इनमें जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास ये अल्कोहल है CH3 CH2OH, फिर मेरे पास दूसरी अभिक्रिया है CH3 CH2OH, और एक मेरे पास है CH3 CH2OH, ये सारे अल्कोहल हैं बेटा, इससे अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो ध्यान रखना बेटा, आप लोगों ने रिएक्शन करवाई होगी किसके साथ, आपने इसकी अभिक्रिया कभी करवाई हो PCl3 के साथ, इसकी अभिक्रिया करवाई हो इस तरीके से PCl3 के साथ, ठीक है, PCl5 के साथ, और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ। तो आप लोगों को सर ने एक बात बताई होगी कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन रिएजेंट, इन अभिकर्मक का काम होता है OH के स्थान पर हेलोजन को लगाना। तो अगर यहां पर PCl3 है तो बेटा OH के स्थान पर क्या चला जाएगा, Cl, तो CH3 CH2 और Cl, यहां पर बेटा जी CH3 CH2 और Cl, और यहां पर CH3 CH2 और Cl। साथ ही साथ यहां पर बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, और वो बाय प्रोडक्ट में यहां पर बनता है बेटा क्या, H3PO3, ठीक है। इसके आप 3 कर दो, इसके आप 3 कर दो, और भाई यहां पर बनेगा हमारे पास PO Cl3 प्लस के HCl, ये बाय प्रोडक्ट है। और यहां पर बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस, ठीक है। एक तो ये आपके पास बाय प्रोडक्ट पता होने चाहिए कि भाई इनमें बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। हालांकि ये बात क्लियर है कि अल्कोहल से आपने क्या बना दिया, अल्काइल हैलाइड बना दिया। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया है, यह वाली जो तीसरी अभिक्रिया दिखवाई है, यह एक विशेष अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर जो उत्पाद बना है अल्काइल हैलाइड, उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो है दोनों गैस हैं, और गैस अगर निकल जाएंगे तो अल्काइल हैलाइड हमारे पास यहां पर शुद्ध मात्रा में हमें प्राप्त होगा। यहां पर क्या है कि चलो HCl निकल गई, लेकिन अल्काइल हैलाइड के साथ POCl3 रहेगा, यहां पर अल्काइल हैलाइड के साथ H3PO3 रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो उत्पाद बनेगा वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं बनेगा, उसको बाद में पृथक करना पड़ेगा। यहां पर जो अल्काइल हैलाइड है वो प्योर फॉर्म में बनेगा, क्योंकि जो गैस है वो निकल कर भाग जाएगी। तो कोई आप लोगों से पूछे कि सबसे बढ़िया मेथड अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का कौन सा है, तो आप कहोगे ये मेथड है। और इस अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। और भाई ध्यान रखना, ये डार्जन अभिक्रिया तो हो ही गई। कोई आप लोगों से पूछे कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है, तो आप कहोगे सर्वोत्तम मेथड है ये, सर्वोत्तम विधि। याद कर लेना कि भाई अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है हमारे पास ये। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। अभी हमें अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड और बनानी है, इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस व लुकास टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, ग्रूव्स प्रोसेस व लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट कह लो आप, या इसको हम ग्रूव प्रोसेस, रिएक्शन का नाम तो ग्रुप प्रोसेस है लेकिन टेस्ट का नाम लुकास टेस्ट है। और क्या होता है जरा समझिएगा बेटा, ठीक है। यहां पर सिंपल सी बात है, अल्कोहल अल्कोहल HCl व
एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करके एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। एल्काइल एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। देखो भाई क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि मेरे पास अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 3 डिग्री अल्कोहल, यहां पर मेरे पास OH होगा बेटा, OH, और यहां पर होगा HCl, और उपस्थिति होगी क्या किसकी बेटा, एनहाइड्रस यानी सूखा ZnCl2। दूसरी अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, 2 डिग्री होगा हमारे पास, CH3 CH CH3 OH, और यहां पर HCl, और यहां पर होगा मेरे पास क्या बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, और तीसरी अभिक्रिया क्या होगी बेटा, CH3 CH2OH, और यहां पर HCl। ठीक है, और ये अभिक्रिया अभी हम कमरे के ताप पे करा रहे हैं बेटा, रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसा ठीक है, हाई टेम्परेचर पे करवाएंगे तो सारी रिएक्शन हो जाएगी, पर कमरे के ताप पर हम टेस्ट कर रहे हैं लैब के अंदर। तो हुआ कुछ ऐसा बेटा कि यहां पर जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, जल का एक अणु बाहर निकल गया, और ये क्लोरीन इसके साथ लग गया। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये प्रोडक्ट बनता है CH3 CH3 और CH3 और Cl और जल। सेम यहां पर बात करेंगे, CH3 CH और CH3 और OH, सॉरी Cl और जल। रूम टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया नहीं होती, तो मैंने यहां पर लिख दिया नो रिएक्शन। अब समझने की कोशिश करिएगा बेटा, हमारे पास एक बर्तन है, एक बीकर है, उसमें हमने अभिक्रिया करवाई। तो जो ये प्रोडक्ट होता है, देखो ये पानी में घुल सकता है अल्कोहल, आपने देखा भी होगा पिक्चरों में, अल्कोहल को पानी में घोलते हैं, बना लेते हैं कुछ माल ताल। ठीक है, तो अल्कोहल पानी में घुल सकता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, पर एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं सकता। दूसरा ये क्या होता है बेटा, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक पानी में नहीं घुलते, उप सहसंयोजक, सॉरी ये सहसंयोजक यौगिक होते, पानी में नहीं घुलते। तो यहां पर क्या होता है कि ये छोटे 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 सॉलिड से जो होते हैं ना, पानी में धुंधलापन क्रिएट करते हैं। तो यहां से क्या होता है बेटा, पानी के अंदर धुंधलापन आता है, जिसको हम टर्बिडिटी भी कहते हैं। वो टर्बिडिटी एकदम से आ जाती है, शीघ्रता से, इमीडिएटली आ जाती है, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो। यहां पर क्या होता है, जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनते हैं 2 डिग्री अल्कोहल से, वहां पर टर्बिडिटी जो है वो 2 से 3 मिनट में आती है, और यहां पर कभी नहीं आती। तो इस टेस्ट से ये पता लगता है कि यदि कोई अल्कोहल लुकास अभिकर्मक, ये ZHCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर है ना बेटा, ये वाला, ये लुकास अभिकर्मक कहलाता है। तो लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर अगर वो टर्बिडिटी शीघ्रता से देता है, इमीडिएटली देता है, तो हम कह देंगे कि वो 3 डिग्री अल्कोहल था। 2 से 3 मिनट लेता है टर्बिडिटी लाने में, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल था, और टर्बिडिटी आ ही नहीं रही है, तो बेटा हम क्या कहेंगे कि वो 1 डिग्री अल्कोहल था। आशा करता हूं कि आपको ये रिएक्शन थोड़ी रिवाइज हो गई होगी, याद आ गया होगा। ठीक है, आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्या है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन कभी नहीं होती है, रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो सकती है 1 डिग्री वाली। तो इस पूरी रिएक्शन को हम ग्रुप प्रोसेस भी कहते हैं। आगे कहानी देखते हैं भाई। आगे हमारे पास एक अभिक्रिया है, बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया। क्या है बेटा, बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया, जरा समझना इसको। बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में क्या है जरा देखना बेटा। इसमें हम कहेंगे सिल्वर व सिल्वर या लेड, सिल्वर या व लेड के कार्बोक्सी
कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट लवण ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर, अभिक्रिया करने पर एल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। और यह अभिक्रिया बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको आप ऐसे कर लेना भाई, यह अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपने आप साथ देख लो। अब इस अभिक्रिया में ना क्या होता है, जरा मैं आपको समझा देता हूं बेटा। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और ये होता है एजी, मतलब सिल्वर, ये सिल्वर एसिटेट है। ठीक है, आप रिएक्शन करोगे ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन को कुछ ऐसे समझना बेटा। सर ने आपको एक बात बताई होगी ब्रोमीन के बारे में या सिल्वर के यौगिकों के बारे में, कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है सबसे पहले आप वो बनाओ। ठीक है, और आप लोग ये बात जानते होंगे सिल्वर के क्लोराइड, ब्रोमाइड व आयोडाइड अवक्षेपित होते हैं, शायद आपको ठीक है, ये बात आपको पता होगी इसमें। और मैंने ही बताई थी ना ये बात, तो याद करो, शायद मैं ही आपको लवण विश्लेषण पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था कि सिल्वर के क्लोराइड अवक्षेपित होते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी, जब मैंने लवण विश्लेषण पढ़ाया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ध्यान रखना बेटा, सिल्वर व लेड, सिल्वर व लेड के क्या बोलते हैं उसको हम, क्लोराइड, ब्रोमाइड व आयोडाइड अवक्षेपित होते हैं, अवक्षेपित होते हैं। तो हमें सबसे पहला काम करना है AgBr को बाहर निकालना, और फिर यहां से CO2 गैस को बाहर निकालना। ठीक है, तो यहां पर जो बनेगा RBr, ये बन जाएगा, AgBr का यौगिक ये बन जाएगा, और प्लस के CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो बेटा इसमें जो एल्काइल हैलाइड बनेगा ना, उसमें हमारे पास मुख्य अभिकर्मक से एक कार्बन कम होगा, क्योंकि एक कार्बन CO2 के रूप में चला गया। तो ध्यान रखना है, यह अभिक्रिया डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया भी कहला जाती है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया भी कहलाती है, अभिक्रिया भी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे आपने एल्केन में डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया पढ़ी है, ऐसी बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया भी दे रखी होगी, वहां पर 4 अभिक्रिया दे रखी होगी पेपर के अंदर। हमें पहचानना है कि इनमें से डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया कौन कौन सी है। तो डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया वो होंगी जहां पर अभिकर्मक और उत्पाद के अंदर एक कार्बन का अंतर हो, अर्थात उत्पाद के अंदर एक कार्बन कम हो अभिकर्मक से। तो यह एक डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया भी कहलाती है। अब इसी के जैसी मैं 2-3 रिएक्शन दे देता हूं बेटा, ताकि आप लोग समझ जाओ क्या होगा। बेटा जरा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, O और यहां पर Ag लिया, और मैंने Br2 के साथ अभिक्रिया करी, क्या बनेगा तुम देखो। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया बेटा, बेंजीन रिंग ली, C डबल बॉन्ड O, O और यहां पर Ag लिया, और यहां पर मैंने Br2 लिया, क्या बनेगा देखो। और ऐसा भी है भाई कि C डबल बॉन्ड O, O और यहां पर Pb है, O, C डबल बॉन्ड O और यहां पर ऐसे है, और यहां पर Br2 है। यहां पर ध्यान रखना बेटा, 2 Br की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 2 Br की जरूरत पड़ेगी। तो देखो क्या बनेगा ये तुम्हें देखना है, और कैसे पड़ेगी मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। ऐसे लिख देना, Br और Br और Br और Br, 2 Br की जरूरत पड़ेगी। यहां से PbBr2 बाहर निकाल देना, और Br चिपका देना, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये थी हमारे पास बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। अब देखो भाई आगे, आगे क्या है। अब भाई इसके बाद ना मैं आपको लोगों को
बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया एक हेलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया है, और हेलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया जो है वह SN1 व SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। हालांकि SN1 SN2 मैकेनिज्म मुझे अभी भी पढ़ाना है या फिर इसकी अभिक्रियाओं में पढ़ाना है, तो मैं आप लोगों को पहले क्या करवा रहा हूं SN1 व SN2 अभिक्रियाओं का, ठीक है, जो अभिक्रिया मैकेनिज्म है उसके बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं, और उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन SN1 फास्ट देगा, कौन SN2 फास्ट देगा, कौन SN1 दे सकता है, कौन SN2 नहीं दे सकता, कौन SN1 व SN2 दे सकता है। इन सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा SN1 व SN2 क्रियाविधि, या कह सकते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। ये दो प्रकार की होंगी बेटा, एक होगी SN1 और एक होगी SN2, ठीक है। और सबसे पहले मैं SN1 की बात करूंगा और SN1 के बारे में ये बताऊंगा कि कौन SN1 दे सकता है और SN1 में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आएगा SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। तो इनके ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सब की प्रैक्टिस है, सब कुछ मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले SN1 का मतलब होता है बेटा कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 होता है, ठीक है। जो अभिक्रिया की कोटि आप लोगों ने पढ़ी होगी फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो हमारे पास 1 होती है, ठीक है। और क्या है जरा समझना, सबसे पहले नोट पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वो कौन सी स्पीसीज है जो SN1 दे सकता है या फिर कौन सी स्पीसीज जो SN1 नहीं दे सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे एल्काइल हैलाइड, ऐसे एल्काइल हैलाइड जो ऐसे एल्काइल हैलाइड जो स्टेबल स्टेबल कार्बोकटायन मतलब कार्बोधनायन बना सकते हो SN1 रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बच्चों ने याद होता है कि क्या सर इसमें तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 देंगे और 2 डिग्री SN1 देंगे, लेकिन 1 डिग्री जो है SN1 नहीं देते, ये बच्चों को रोटा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखनी है आपको एक छोटी सी बात बेटा, ठीक है। वो बात ये है, एक मिनट भाई, ठीक है। वो बात हमारे पास ये है कि भाई यहां पर आपको ऐसे भी कंपाउंड मिलेंगे जहां पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होंगे फिर भी वो SN1 देंगे। तो जो स्टेटमेंट ये लिखी होती है ना कि क्या 1 डिग्री कार्बोकटायन या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सदैव SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं या कभी भी SN1 नहीं देते, तो जो कभी भी का मतलब हो जाता है ना, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, वो ट्रू स्टेटमेंट में नहीं होती। तो जरा देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास, अगर मेरे पास CH3Cl है और मेरे पास CH2Cl है और मेरे पास बेटा जी CH3CH और यहां पर CH3, यहां पर Cl है और यहां पर बेटा जी CH3 और ये CH3 और इधर Cl है। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे ना इन हेलोजन को हटाकर ये देखना है कि बनने वाला कार्बोकटायन स्टेबल है या नहीं है। तो मैंने क्या काम करा बेटा, इसको हटाकर देखा पॉजिटिव चार्ज, मैंने इस क्लोरीन को हटाकर देखा तो यहां पर कार्बोधनायन बनाया, फिर मैंने यहां पर बेटा जी CH3CH और CH3 पॉजिटिव और यहां पर CH3 और यहां पर CH3 पॉजिटिव।
तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, ये बना हमारे पास स्टेबल, ठीक है, ये हमारे पास, सॉरी स्टेबल कैसा होगा 1 डिग्री, ये तो मिथाइल है, तो ये क्या बना हमारे पास अनस्टेबल कार्बोकटाइन। ये भी क्या हो गया बेटा जी, अनस्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकटाइन अनस्टेबल होता है जब तक उसको किसी का रेजोनेंस ना मिल जाए, मतलब अनुनाद ना मिले, तब तक अनस्टेबल ही मानते हैं। 2 डिग्री वाले को हम स्टेबल मानते हैं, 3 डिग्री वाले को हम स्टेबल दे रखा है हमारे पास। अब इसमें क्या है कि अगर कोई आप लोगों से कहे कि इसमें SN1 कौन दे सकता है कौन नहीं, तो आप कहोगे ये कंपाउंड SN1 नहीं दे सकता, ये कंपाउंड SN1 अभिक्रिया नहीं दे सकता, ये कंपाउंड SN1 दे सकता है, और ये कंपाउंड SN1 दे सकता है। आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें पता ही था। अब देखो बेटा आगे कहानी, अगर मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 और Cl है, कहने को ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ध्यान से देखना, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, सिंपल बात है। आपको कि हाँ सर, आपको लगेगा कि 1 डिग्री SN1 रिएक्शन नहीं देते, लेकिन आप गलत हो जाओगे यहां पर। अगर मैं इस क्लोरीन को हटाकर देखूं तो यहां पर बनेगा CH2 CH और CH2 पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कार्बोधनायन जिसको अनुनाद मिल रहा है, कैसे, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो बेटा ये अनुनाद स्टेबल हुआ, तो इसका मतलब है ये कार्बोकटाइन आपका स्टेबल है भले ही 1 डिग्री हो। तो आप कहोगे कि भाई ऐसा कंपाउंड, ऐसा एल्काइल हैलाइड जो स्टेबल कार्बोकटाइन बना सकता हो वो SN1 रिएक्शन देगा, तो हम कहेंगे SN1 रिएक्शन यहां पर हो जाएगी। अगली अभिक्रिया देखो बेटा क्या है, अगली में हमारे पास दे रखा है कि अगर मेरे पास ये है बेंजीन रिंग है, ठीक है, CH2 है और Cl है, आपको लगेगा सर ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ऐसे मत देखो कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ऐसे देखो कि क्लोरीन को हटाकर देखो जो बनने वाला कार्बोधनायन है वो स्टेबल है या नहीं है। तो हमने देखा कि भाई ये तो स्टेबल हो गया सर, वाह ये तो कमाल की बात हो गई। तो जब ये स्टेबल हो गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास SN1 रिएक्शन दे सकता है। अगर कोई आप लोगों से कहे CH3O CH2 और Cl है, क्या ये SN1 दे सकता है, हम कहेंगे देखते हैं भाई, इस क्लोरीन को हटाकर देखो, CH3O CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पर देखो लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए या बैक बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, तो यहां भी अनुनाद हो सकता है। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा बेटा, स्टेबल की कैटेगरी में आएगा। तो यहां पर ये SN1 रिएक्शन दे सकता है, क्लियर बात। अब जरा देखो बेटा, ऐसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये अल्काइल हैलाइड है और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो जब इस क्लोरीन को हम हटा देंगे, तो हमारे पास ये कार्बोकटाइन बनेगा, और जो कि क्या होगा, अनस्टेबल। क्यों बनेगा ये अनस्टेबल, क्योंकि बेटा 3 डिग्री कार्बोकटाइन स्टेबल होता है, ये बात पक्की है, पर यह भी जरूरी है कि वो प्लेनर होना चाहिए, वो समतल होना चाहिए। आपको पता होगा कार्बोधनायन की संकरणता होती है sp2, यानी वो त्रिकोणीय समतल होता है, लेकिन यहां पर समतल ना होने की वजह से ये कार्बोकटाइन अनस्टेबल कैटेगरी में आता है। और आपको पता है कि जो एल्काइल हैलाइड अनस्टेबल कार्बोकटाइन बनाता है वो SN1 रिएक्शन नहीं दे सकता। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, उन पॉइंटों को समझना, कथन है बेटा वो। सभी, ठीक है, सभी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN1 अभिक्रिया या रिएक्शन नहीं देते, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी बेटा। सभी नहीं, कुछ तो देते ही हैं, देखो दिखाया भी मैंने। कथन नंबर 2, सभी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं, सभी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। तो पहले तो ये पता करना कि भाई SN1 रिएक्शन कौन देता है कौन नहीं देता है। अब बढ़ते हैं आगे कहानी, ये रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। दूसरा, पहला चीज,
अब देखो भाई दूसरा पॉइंट क्या है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, दूसरा पॉइंट समझना, यह SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया मुख्यतः या साधारणतः दो पदों में होती है, ठीक है। प्रथम पद क्या होता है बेटा, कार्बोधनायन का निर्माण, कार्बोधनायन का निर्माण, कार्बोधनायन का निर्माण। यानी अगर मेरे पास कोई R है, X है, ठीक है, और मैंने यहां पर पोलर सॉल्वेंट लेना है बेटा, पोलर प्रोटिक, ध्रुवीय प्रोटिक, जो भी आप इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप लोगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर R पॉजिटिव प्लस के X नेगेटिव बन जाएगा। और ये जो स्टेप होता है बेटा, ठीक है, ये जो स्टेप होगा यही हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप, और भाई इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी दर निर्धारित पद कहेंगे। दर निर्धारित पद यही कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरे पद में क्या होगा, दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में, कि जो आपके पास कार्बोकैटायन बना है उस पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल आकर चिपक जाएगा, RNU, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा बेटा, सबसे पहले अगर किसी भी अभिक्रिया में क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है और उस अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको वहां पर रीअरेंजमेंट करनी होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, नोट पॉइंट, ठीक है। SN1 क्रियाविधि में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन संभव है, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन संभव है। दूसरी चीज, और SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकर्मक पर, ठीक है। क्योंकि यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आया और क्योंकि ये स्टेप फास्ट है, तो फास्ट स्टेप पर तो वैसे भी न्यूक्लियोफाइल आया हो तो मतलब न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्धारित नहीं करता। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इवन आपको पता होगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ता हूं भाई मैं। अब बात ये आती है कि सर इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना, 4 विकल्प दे रखा होगा और वो पूछेगा इनमें से कौन सा है जो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो सबसे फास्ट अभिक्रिया देगा, SN1, ठीक है। तो तुम्हारा जो डाउट है वो क्या है, जरा देखो बेटा। सर पेपर में, सर एग्जाम में कैसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है, जो सबसे स्टेबल कार्बोधनायन, सबसे स्टेबल कार्बोधनायन बनाएगा, ठीक है। जो सबसे स्टेबल कार्बोधनायन बनाएगा वह सबसे जल्दी या तेज, ठीक है, सबसे शीघ्रता से SN1 रिएक्शन देगा। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी कार्बन चेन सेम होती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया,
अगर मेरे पास ये है CH3 CH2Cl, फिर मेरे पास CH3 CH और CH3, और इधर Cl, और इधर मेरे पास CH3 C और CH3, और भाई CH3Cl। मुझे इनकी क्रियाशीलता बतानी है, किसमें बेटा? क्रियाशीलता बतानी है SN1 रिएक्शन में। तो मैं कहूंगा भाई SN1 में क्रियाशीलता जो होगी वो आप समझ जाओगे कि भाई ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि अल्काइल हैलाइड में यहां पर लिविंग ग्रुप सेम है, ध्यान से देखना, लिविंग ग्रुप सेम है, परंतु जो कार्बन श्रृंखला है वो अलग अलग है। तो हमने कार्बन श्रृंखला के आधार पर कार्बोधनायन को देखा। दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में, कि आपके पास कार्बोधनायन तो सेम बन रहा है हर बार, CH3 फ्लोरीन, फिर यहां पर CH3 CH3, और यहां पर CH3 क्लोरीन, और यहां पर CH3 और CH3 और बेटा जी ब्रोमीन, और आप कहोगे यहां पर CH3 और भाई यहां पर CH3 और आयोडीन। ठीक है, यहां पर हर केस में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब बात यह आती है कि इनमें कैसे चेक करेंगे क्रियाशीलता का क्रम। तो ध्यान रखना है बेटा, इनमें क्रियाशीलता का क्रम इस हिसाब से चेक करेंगे, जो यहां पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड जितना दुर्बल होगा वो उतनी जल्दी आसानी से टूटेगा, और जितनी आसानी से टूटेगा उतना शीघ्रता से हमारे पास कार्बोधनायन बनेगा और अभिक्रिया उतनी फास्ट होगी। तो हम लोग जानते हैं कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे लंबा है और कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा है। ये बॉन्ड सबसे दुर्बल है, वो बॉन्ड सबसे मजबूत है। यहां पर कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, वहां पर थोड़ा लेट बनेगा। तो जो SN1 रिएक्शन में क्रियाशीलता होगी उसका ऑर्डर होगा ये। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं SN1 में क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, SN1 में क्रियाशीलता का क्रम हो गया ये। आगे देखो बेटा, अब क्या होता है भाई, यहां पर ये पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो कार्बोधनायन होता है ना बेटा, वो त्रिकोणीय समतल होता है। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इन्वर्जन व रिटेंशन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। यानी अगर कहीं पर लिविंग ग्रुप लगा है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल उस साइड से भी लग सकता है जहां पर लिविंग ग्रुप पहले से मौजूद था, और उससे पीछे की साइड से भी लग सकता है। तो ध्यान रखना है बेटा, SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में, ठीक है, SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में क्या पढ़ा रहा था भाई, मैं तो भूल ही गया। हाँ, SN अभिक्रिया में इन्वर्जन व रिटेंशन दोनों प्रकार से उत्पाद बनते हैं। दोनों प्रकार से उत्पाद बनते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से उत्पाद बन गए बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन्वर्जन का मतलब होता है पीछे से अटैक, और रिटेंशन का मतलब होता है सेम साइड से अटैक, सेम साइड से अटैक। अब देखो भाई, यहां पर एक और सिंपल सी बात, अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अलग अलग प्रकार के हो, मतलब न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, SN1 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल की शक्ति, तो बेटा I माइनस बेटा न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर Br माइनस, फिर F माइनस, और फिर फिर Cl माइनस, और फिर F माइनस लास्ट में।
एक्चुअल में होता है क्या कि न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देता है कार्बोधनायन को। तो यहां पर यह सोचा जाता है कि भाई कौन सी स्पीसीज है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, SN1 अभिक्रियाओं में आयोडीन का साइज या आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा होता है। क्या होता है बेटा? आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा होता है। इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहते हैं तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ठीक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो भाई यहां पर इसीलिए बेटर न्यूक्लियोफाइल है। और इसी आधार पर आप लोगों ने एक अभिक्रिया भी पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई? फिंकलस्टीन अभिक्रिया। तो यहां पर हम कहेंगे भाई फिंकलस्टीन अभिक्रिया। अब फिंकलस्टीन अभिक्रिया में क्या है जरा देखना बेटा। फिंकलस्टीन अभिक्रिया में सिंपल सी बात है, कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा आपको उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करानी है। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास CH3, ठीक है, CH3 CH2 क्लोरीन है, तो मैंने इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा? NaI के साथ। हालांकि SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आयोडाइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक मिनट रुको, फिंकलस्टीन से पहले मैं SN2 ही करा दूं आपको, है ना? SN2 करा देता हूं बेटा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे SN2 अभिक्रिया या SN2 मैकेनिज्म। SN2 क्रियाविधि। इसमें क्या होता है बेटा कि हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड होगा, जैसे माने RCH2 है, X न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा और उसी पद में ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और RCH2 न्यूक्लियोफाइल लग गया और भाई X नेगेटिव बाहर निकल गया। ऐसे ही अभिक्रिया होती है। ठीक है, SN2 अभिक्रिया एक पद में अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना बेटा। SN2 अभिक्रिया मात्र एक पद में पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाता है बेटा? SN2 अभिक्रिया मात्र एक पद में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, मात्र एक पद में पूर्ण हो जाती है। और इसी में क्या होता है? अटैक होता है, उसी में क्या होता है? लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है। अब इसमें क्या है? पहला पॉइंट, इस क्रियाविधि में इस क्रियाविधि में इस क्रियाविधि में केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, और वो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, कार्बन ऐसे मान लो 3 बॉन्ड बने होंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मान लो R है, और यहां पर हमारे पास लिविंग ग्रुप है और इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आप लोग जानते होंगे जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बनने वाला होगा और ये बॉन्ड टूटने वाला होगा। उस समय पर ये जो कार्बन है कितने इलेक्ट्रॉनों के संबंध में रहता है? थोड़ी देर के लिए 10 इलेक्ट्रॉन के संबंध में। तो ध्यान रखना बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, वो क्या काम करेंगे? कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल होती है, जितनी उसकी ऊर्जा कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो अगर कभी भी आप लोगों के सामने ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए कि एक तरफ तो मेरे पास CH3 CH2 Cl है, हमने न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया से करा दी, एक बार हमने कर दिया न्यूक्लियोफाइल प्लस CH2 और यहां पर मैंने NO2 लगाया और CH2 Cl ऐसे लगा दिया। दोनों अभिक्रिया में इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 और पूछने लगे कि किसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना है बेटा कि यहां पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहां पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, पर इस ट्रांजिशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें
जब ट्रांजिशन स्टेट होती है वो 10 इलेक्ट्रॉनों के संपर्क में रहता है कार्बन, और कार्बन के पास जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो कार्बन चाहेगा कि मुझसे भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई मुझे स्टेबल कर दो। तो स्टेबल कौन कर पाएगा उसको? स्टेबल सिर्फ उसको कर पाएंगे वो वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं ना कहीं ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे, और जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो वहां पर क्या होगा बेटा? R2 ज्यादा होगा R1 से। वास्तव में क्या है ना बेटा, अभी एग्जाम आपका पास है, एक लेक्चर में रिवीजन भी करवाना है, तो रिवीजन थोड़ा टफ पड़ता है। मतलब टफ नहीं कह रहा हूँ, रिवीजन मतलब कम समय मिलता है, नहीं तो बहुत सारी चीजें पढ़ाने को आपको की, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास। SN2 अभिक्रिया मात्र एक पद में होती है, इस क्रियाविधि में केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये बात क्लियर हो गई। और एक बात और ध्यान रखना भाई, यहां पर इसमें आपके पास जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है। SN2 अभिक्रिया में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। तो भाई तीसरी कंडीशन क्या होगी? SN2 अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया में सामान्यतः पोलर एप्रोटिक विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, का उपयोग किया जाता है। एक मिनट देना भाई। ठीक है, तो का उपयोग किया जाता है SN2 अभिक्रिया में सामान्यतः पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किया जाता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना भाई, जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इनका पोलर प्रोटिक में और पोलर एप्रोटिक में जो नेचर होता है वो विपरीत होता है। ठीक है, हालांकि इस बात को मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ये बात पूर्ण तरह सत्य नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके हिसाब से मुझे आपका आंसर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेंस में एनसीईआरटी के बेसिस पर आंसर आता है। ठीक है, तो भाई जरा समझना, अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है न्यूक्लियोफाइल की पावर, तो आपको याद रखनी I माइनस की ज्यादा है, फिर Br माइनस की, फिर Cl माइनस की, और F माइनस की सबसे कम। लेकिन अगर मेरे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो वहां पर आपका F न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी भाई? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये होगी बेटा। एक बात और ध्यान रखना भाई, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, SN2 क्रियाविधि में, SN2 क्रियाविधि में मात्र इन्वर्जन होता है, मात्र इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटेगा, जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटेगा उसके पीछे की साइड से न्यूक्लियोफाइल जाकर लगेगा। ठीक है, उसके पीछे की साइड से न्यूक्लियोफाइल जाकर लगेगा। ये हमारे पास SN2 क्रियाविधि में इन्वर्जन होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आगे की कहानी बढ़ते हैं भाई, कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी अभिक्रिया कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 अभिक्रिया देगा या कौन सा SN1 देगा? तो ध्यान रखना बेटा, नोट पॉइंट, इसके आधार पर हमें पता लगाना बेटा। जिस, ठीक है, जिस एल्काइल हैलाइड में, जिस एल्काइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यानी जहां पर लिविंग ग्रुप लगा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर भीड़ भाड़ कम होती है, भीड़ भाड़ कम होती है, वह SN2 अभिक्रिया दे सकता है।
अब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल पहले करवाए थे उनमें से ही देख लेता हूं मैं, ठीक है, उनमें ही बता देता हूं। जैसे मैं इसकी बात करूं, यहां पर इस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम है, मतलब छोटे से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यानी न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर सकता है। तो यहां पर SN1 रिएक्शन तो नहीं, लेकिन SN2 रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर भीड़ भाड़ कम है। भीड़ भाड़ कैसे पता लगता है कि ये जो जहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इस वाले कार्बन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इस पर अगर एक भी हाइड्रोजन आपको दिखता है तो समझो हाइड्रोजन छोटा होता है, उस साइड से न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर सकता है। तो यहां पर तो 2 हाइड्रोजन है, यानी भीड़ भाड़ कम है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर देगा, तो SN2 रिएक्शन दे सकता है। यहां पर देखोगे अभी 1 हाइड्रोजन है, यानी 2 साइड से रास्ता ब्लॉक है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक नहीं करेगा, लेकिन एक साइड से रिएक्शन कर सकता है, तो ये SN2 रिएक्शन दे सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है बेटा पेपर में कि इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो SN1 व SN2 दोनों अभिक्रिया दे सकता है, तो उनमें से हमारे पास ये होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इस पर। यहां पर बेटा तीनों साइड ब्लॉक हैं, पीछे से अटैक हो नहीं सकता, तो ये स्पीसीज SN2 अभिक्रिया नहीं देगा। आगे देखो, यहां पर ये SN1 रिएक्शन तो देता था, लेकिन ध्यान से देखो ये कार्बन जो है हमारे पास, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन SN2 अभिक्रिया भी दे सकता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये SN2 भी दे सकता है, रिएक्टेंट सॉरी। यहां पर 1 डिग्री तो मिल रही थी, लेकिन इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, SN2 अभिक्रिया हो सकती है। फिर बात करेंगे इस पर, यहां पर भी SN2 अभिक्रिया हो सकती है क्योंकि भीड़ भाड़ कम है। तो भाई यहां पर SN2 अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि ये 3 डिग्री है। तो ऐसे प्रोडक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों नहीं देता। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों दे देता है। बस इस तरीके से आप लोग को फाइंड करना होता है कि कौन सा SN1 देगा और कौन सा SN2 नहीं देगा। ठीक है, अब भाई इस आधार पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूं, ठीक है, और मैं थोड़ा फिंकल-स्टीन रिएक्शन और भाई स्वार्ट्ज अभिक्रिया को समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा बेटा, CH3CH2, चाहे आपके पास फ्लोरीन हो, CH3CH2 चाहे आपके पास क्लोरीन हो, और CH3CH2 चाहे आपके पास ब्रोमीन हो। अब आप रिएक्शन करोगे किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ करोगे बेटा, सोडियम आयोडाइड के साथ। यहां पर सोडियम आयोडाइड के साथ, और यहां पर सोडियम आयोडाइड। बेसिकली यहां पर हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। तो आप लोग ये बात समझने की कोशिश करना कि ये आयनिक यौगिक है। यहां पर Na+ व I- ऐसे आयनों में रहते हैं, और यहां पर फ्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ा है। आप ये देखो कि फ्लोरीन और आयोडीन में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आप कहोगे सर आपने बताया था आयोडीन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा होगा क्या कि I- यहां पर अटैक करेगा, F बाहर निकल जाएगा, तो Na के साथ कौन चला जाएगा, F, और यहां पर बन जाएगा आयोडाइड, CH3CH2 आयोडीन प्लस के NaF। सेम यहां पर आयोडीन और क्लोरीन में कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आयोडीन, तो वो अटैक करेगा यहां पर पीछे से, Cl बाहर निकलेगा और Cl चला जाएगा Na के साथ, तो CH3CH2 आयोडीन प्लस के NaCl। सेम यहां पर ये इस पर अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास CH3CH2 और आयोडीन प्लस के NaBr। तो यहां पर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। क्या करा है बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। अब बढ़ते हैं आगे कहानी पर। एक और अभिक्रिया है जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, उसका नाम है, इंग्लिश में लिख देता हूं भाई, कभी मेरे से, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसमें उल्टा होता है, यहां पर हम फ्लोरो कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, फ्लोरो कंपाउंड। जरा देखो कैसे, आपके पास CH3CH2Cl हो, या फिर CH3CH2Br हो, CH3CH2 आयोडीन हो। यहां पर अभिक्रिया करोगे आप AgF के साथ, AgF के साथ,
AgF भी हो सकता है और HgF भी हो सकता है, और सॉल्वेंट होता है यहां पर एसीटोन। क्या होता है बेटा? एसीटोन। क्या हो गया भाई? ये एसीटोन। अब जरा देखो बेटा इसके यहां पर, जब आपको ये बात पता लग गई है कि भाई इसमें एसीटोन जो है बेसिकली ये बन रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको बेसिकली बेटा समझना कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया थी एक बात छोटी सी, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, कि सिल्वर के जो आयोडाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, वो अवक्षेप बनाते हैं। तो आपको जो अवक्षेप बनाता हुआ नजर आ रहा है वो उसको आप हटा दो, और फ्लोराइड जो होते हैं वो अवक्षेप एक नहीं बनाते। तो यहां पर AgI इनके अवक्षेप बन जाएंगे, और जो फ्लोरीन है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2F और प्लस के AgCl, इसका अवक्षेप। यहां पर बनेगा बेटा जी CH3 CH2, एक मिनट हुआ, यहां पर पहले आप अवक्षेप बना दो इधर, है ना, AgBr इसका बना दिया, प्लस CH3 CH2 और बेटा फ्लोरीन। सेम यहां पर आप AgI का बना ला बेटा जी अवक्षेप, और प्लस CH3 CH2 और फ्लोरीन। तो ये बेसिकली हमारे पास स्वार्ट अभिक्रिया हो गई, ये फिंकलस्टीन अभिक्रिया होगी। तो बेटा एल्काइल हैलाइड की जो प्रिपरेशन थी वो तो हमारे पास हो गई खत्म, वो तो हमारे पास नहीं बची। ठीक है, अब हम बात करेंगे एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन के बारे में, फिर बाद में इनकी अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और कैसी कैसी हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो जरा देखो भाई यहां पर कहानी, अब जरा देखो भाई यहां पर क्या है, सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हेलो एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बनाने की विधि, एराइल हैलाइड बनाने की विधि, एराइल हैलाइड बनाने की विधि जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया आएगी वो होगा बेंजीन का हेलोजिनीकरण। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे पास होगा बेंजीन का हेलोजिनीकरण, और आप लोगों को यह अभिक्रिया आती भी होंगी। ठीक है, यह अभिक्रिया आपको आती भी होगी, कैसे भाई, कि बेंजीन रिएक्शन है। ठीक है, बेंजीन रिएक्शन है, बेंजीन मतलब दे रखा है, यहां पर आपके पास क्लोरीन होगा, और यहां पर आप क्या लेते थे बेटा, उत्प्रेरक FeCl3, अंधेरे में अभिक्रिया होते थे डार्क। इसमें पूछा जाता है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। ठीक है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, यह पूछा जाता है। और दूसरी चीज यह भी पूछा जाता है कि जो E+ है इलेक्ट्रोफाइल, वो इस अभिक्रिया का कौन है। तो क्लोरीन के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है Cl+, एक होता है Cl-, ऐसे सोचना होता है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो Cl+ होगा, क्यों, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अभिक्रिया करना चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो आप कहोगे Cl+। अब होगा सिंपल सी एक ही बात। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट तो है नहीं। आप किसी भी एक हाइड्रोजन को, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को Cl के साथ ले जाना, ठीक है, इसके साथ ले जाना, और यहां पर Cl इसको लगा देना, HCl बाहर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस के HCl। अभिक्रिया का नाम होगा क्या बेटा, अभिक्रिया का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। ठीक है, यह है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें पूछा जाता है कि इस अभिक्रियाओं के लिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उनमें बेंजीन के जो अन्य और डेरिवेटिव होंगे उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा जी, एक और पॉइंट, न्यूक्लियो
फिलिसिटी ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव एंड इट्स, तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है बेंजीन और एक बार हमारे पास क्या है बेटा CH3, फिर हमारे पास क्या हो गया यहां पर CH2 और CH3, फिर हमारे पास क्या हो गया भाई CH3 और CH3, फिर हमारे पास क्या हो गया बेटा CH3 और CH3। देख लो न्यूक्लियोफाइल तो होती है बेंजीन रिंग, न्यूक्लियोफाइल क्या होती है बेंजीन रिंग। हमें ये बताना है कि बेंजीन रिंग के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अच्छी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि यहां तो बेंजीन नॉर्मल है, यहां पर जब इसकी बात करोगे तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप दो तरह के प्रभाव लगाता है, एक तो लगाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक लगाता है प्रेरण प्रभाव। हाइपर कॉन्जुगेशन क्योंकि डोमिनेटिंग प्रभाव होता है, और हम लोग जानते हैं कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा 3, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 2, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा 1, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो यहां पर सिर्फ लगेगा प्लस आई इफेक्ट। तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा होगा बेटा रिंग को, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये CH3 वाला। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगी वो टॉल्विन होगा, फिर ये इथाइल बेंजीन, फिर ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो कोई अगर आप लोगों से यहां पर रिएक्टिविटी के बारे में बात करें या न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करें बेंजीन की, तो इसको मैंने कहा कि ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है, और ये D है, और ये E है। तो आप कहना B सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, फिर C, फिर D, और फिर E, और A सबसे कम रिएक्टिव था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा हो सकता है कि एक तरफ हमारे पास बेंजीन है और एक तरफ हमारे पास क्या होगा बेटा यहां पर OCH3 है, और एक तरफ हमारे पास यहां पर NO2 है, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास यहां पर CH3 है, ठीक है, इस तरह से CH3 है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना कि भाई 4 है, आपको इनका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बताना है कि कौन ज्यादा शीघ्रता से इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रियाशीलता का क्रम, इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रियाशीलता का क्रम, यह भी आ सकता है भाई। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, आप देखोगे इनका न्यूक्लियोफिल नेचर क्या है। यहां पर ये ग्रुप लगाएगा +M, ये लगाएगा -M, और ये लगाएगा +H। तो जो बेटा जी रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है, और ये D है। तो भाई यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा, B सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर D होगा, फिर A होगा, और C वाला तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको न्यूक्लियोफाइल और कम बनाएगा। तो भाइयों इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक कभी कभी पूछ सकता है इस तरीके से, तो आप ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे कहानी में। दो और अभिक्रिया हैं जिनको हम क्या करेंगे, गाटरमान अभिक्रिया, उलमान अभिक्रिया, बाल सीमान अभिक्रिया, ठीक है, या भाई सैंडमेयर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, डाईअजोनियम सोल्ट से, डाईअजोनियम क्लोराइड से, ठीक है, एराइल हैलाइड का निर्माण करना। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, डाई एजोनियम लवण से, ठीक है, एराइल हैलाइड का निर्माण, डाईअजोनियम लवण से एराइल हैलाइड का निर्माण। देखो बेटा ध्यान से, अब क्या होगा, सबसे पहले डाईअजोनियम का निर्माण करो। आप लोगों को क्या दे रखा होगा बेटा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास एनिलीन दे रखी है और यहां पर HNO2 लिखा हुआ है, या फिर NaNO2 लिखा हुआ है HCl की उपस्थिति में,
तब आप क्या करोगे बेटा, तब आपके पास यहां पर डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा, पॉजिटिव N और Cl। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां से ये रिएक्शन अलग अलग, मतलब यहां से रिएक्शन कई नाम से बोली जाती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहां पर अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं Cu2Cl2 के साथ, मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं बेटा Cu2Br2 के साथ, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा किसके साथ, Cu/HCl के साथ, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं Cu/HBr के साथ, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा जी Ki के साथ, और मैं रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा HbF4 के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि वैसे इनमें से हर जगह आप एराइल हैलाइड बना सकते हो, लेकिन कभी कभी वो पूछता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन उल्मान रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन बाल-सीमान रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर इस ग्रुप को हटाना है। ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन लग रहा है, तो आप लोग क्लोरीन लगा दोगे यहां पर, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना बेटा यहां पर क्लोरोबेंजीन। आपने यहां पर ब्रोमीन लगाया तो प्रोडक्ट बना ब्रोमोबेंजीन। आपने यहां पर Cl लगाया, क्योंकि हमें यहां पर Cl न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे क्लोरोबेंजीन। यहां पर Br दिख रहा है, तो अब यहां पर Br लगा दोगे और ऊपर वाले ग्रुप को हटा दोगे। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। आपको आयोडीन दिख रहा है, तो आप सीधा यहां पर आयोडीन लगा दोगे और उसको हटा दोगे। आप यहां पर फ्लोरीन दिख रहा है, तो उस ग्रुप को पूरे को हटा देना है, उसके स्थान पर फ्लोरीन लगा देना है। अब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कह लो या मुश्किल कह लो वो है इनको याद करना। जब आपके पास ये Cu2Cl2 या Cu2Br2 दे रखे हो बेटा, ठीक है, उस स्थिति में इन अभिक्रियाओं का जो नाम होगा वो होगा सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर्स अभिक्रिया, सैंडमेयर रिएक्शन इनको कहते हैं हम लोग। लेकिन जब Cu और HCl ऐसे दे रखे होंगे अलग अलग, तब इनको हम कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। जब आयोडीन दे रखा होता है तो इस अभिक्रिया का नाम होता है बेटा उल्मान रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया। और जब फ्लोरीन दे रखा होता है इसका नाम होता है बाल-सीमान अभिक्रिया, बाल-सीमान अभिक्रिया। तो ये थी बेटा एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन। ठीक है, किससे करी हमने एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन, ये करी हमने एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन डाइजोनियम सोल्ट से। अब यहां पर ये चैप्टर कम से कम आधा ही हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सर हमें ना आपको पढ़ाना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराने। ठीक है, तो पढ़ा के मैंने क्विक रिवीजन करवाया। अभी प्रिपरेशन हुई है इनकी जो अभिक्रिया है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करूंगा अल्कोहल के साथ। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।